मॉक टेस्ट की तरह इसको ट्रीट करो। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन क्या बोलता है? बहुत बढ़िया। द रूइंस ऑफ द एंशियंट सिटी ऑफ हैम्पी, हैम्पी एक सिटी है, इसको दर्जा दिया गया है हेरिटेज सिटी ऑफ द एंशियंट सिटी ऑफ हम्पी, कैपिटल ऑफ विजयनगरा, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? प्रेजेंट डे में वो कौन से इंडियन स्टेट में लाई करते हैं, ये आपको बताना है। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? तेलंगाना, कुछ लोग बोल रहे हैं तेलंगाना, कुछ लोग बोल रहे हैं बिहार। बहुत बढ़िया, राइट आंसर इज कर्नाटका, इज एब्सोल्युटली राइट। The ruins of the ancient city of Hampi is a historical site located in Karnataka. कर्नाटका इसका राइट आंसर है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। Was granted the status in the year 1986। मतलब क्या, हेरिटेज सिटी ऑफ यूनेस्को का इसको दर्जा कब दिया गया? 1986 में दिया गया। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार आप पढ़ लेना। इसका राइट आंसर होना चाहिए ruins of Hampi city lies in कर्नाटका। चलो भाई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। द यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस, यूएन कब एग्जिस्टेंस में आया था? द राइट आंसर इज अक्टूबर 24, 1945। अक्टूबर 24, 1945 में आया था। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने दे रखा है। द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, कौन सा एक्ट यूनाइटेड नेशंस को बीइंग में लेके आया था? चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इट वाज साइंड, जो चार्टर है वो ऑफिशियली साइन हुआ था 26 को, और जो केम इनटू फोर्स मतलब जब से अपनी उन्होंने प्लान ऑफ एक्शन स्टार्ट किया, जब से वर्किंग स्टार्ट करी, किसने? यूनाइटेड नेशन ने जब से वर्किंग स्टार्ट करी, उसका डेट ये मांग रहे हैं। वो वर्किंग की डेट कौन सी है? 24 अक्टूबर 1945, रिप्लेसिंग द लीग ऑफ नेशंस टू एंड वॉर्स बिटवीन नेशंस। बेसिकली पहले लीग ऑफ नेशंस चला करता था, अब यूनाइटेड नेशन चला करता है। लीग ऑफ नेशंस क्या हुआ करती थी? नेशंस आपस में कंपीट कर रहे हैं, जैसे फुटबॉल लीग नहीं होती, जैसे आईपीएल होती है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें क्रिकेट टीम्स आपस में कंपीट कर रही हैं। बट आईपीएल को चेंज करके अगर मैं क्या बोलूं, यूनाइटेड प्लेयर्स या यूनाइटेड टीम्स, इंडियन यूनाइटेड क्रिकेट टीम्स, उसका मतलब यह है कि नॉट दे आर नॉट कंपीटिंग अमंग देमसेल्व्स, नाउ दे आर कोऑपरेटिंग अमंग देमसेल्व्स। सिमिलरली पहले लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था, उसको रिप्लेस किया गया यूनाइटेड नेशंस है। लीग ऑफ नेशंस मतलब नेशंस यूज्ड टू compete among themselves, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन ट्रेड में आ गया, कौन वॉर में आ गया, कौन इक्विपमेंट में आ गया, कोई पॉपुलेशन में आ गया। बट यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस करके क्या आया गया? यूनाइटेड नेशंस आया गया कि भाई हम सब यूनाइटेड है, हम सब साथ मिलकर प्रोग्रेस करेंगे, सब साथ मिलकर काम करेंगे। तो राइट आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है जी, 24 इसका राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। नियर कोस्टल एरियाज, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो ना आप। नियर कोस्टल एरियाज टेम्परेचर ऑन लैंड इन नाइट गेट्स रिड्यूस, मतलब ठंड हो जाती है कोस्टल एरियाज के पास। नियर कोस्टल एरियाज मतलब वो जो बीच वाले एरियाज हैं, रात को काफी ठंड हो जाती है। ऐसा क्यों? लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, बोथ लैंड एंड सी ब्रीज, या स्पेशली पॉपुलेटेड कोस्ट। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। आज हम रैपिड फायर कर रहे हैं। रैपिड फायर का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको मैं वो भी क्वेश्चंस करवाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ 60 मिनट्स में हम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे भी या नहीं। जैसे 4 मिनट हो गए इस क्लास को, 4 मिनट के बाद हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज लैंड ब्रीज इज द राइट आंसर। उसको सी ब्रीज नहीं बोलते, लैंड ब्रीज बोलते हैं। नियर कोस्टल एरियाज द टेम्परेचर ऑन लैंड इज नाइट गेट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज अकर्स यूजुअली एट नाइट। एट नाइट द टेम्परेचर ऑफ द लैंड कूल्स क्विकली विदाउट आइसोलेशन फ्रॉम द सन। बेसिकली रात को जो ठंडी ठंडी रेत है ना, उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, इसलिए उसको लैंड ब्रीज का नाम दिया गया है। सी ब्रीज इसका आंसर नहीं है, लैंड ब्रीज इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही है। विच इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी, विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार पढ़ा होगा। लार्जेस्ट भी है शायद, हाँ लार्जेस्ट है और मोस्ट पॉपुलस है। यूपी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। मोस्ट पॉपुलस है मेरे ख्याल से लार्जेस्ट महाराष्ट्र, एक बार चेक करना पड़ेगा। बट 2011 के हिसाब से जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से मोस्ट पॉपुलस यूपी है। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल हाईएस्ट है, और सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। जो सिक्किम है वो लीस्ट पॉपुलेटेड है, यूपी मोस्ट पॉपुलेटेड है। ठीक है जी, यूपी मोस्ट पॉपुलेटेड है। मेरा क्वेश्चन तुम सबसे ये है, 2011 सेंसस के हिसाब से मोस्ट मतलब द स्टेट विद द हाईएस्ट विद द लार्जेस्ट एरिया कौन सा है? मतलब लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, ये तुम्हें बताना है, कमेंट करके जरूर बताना। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है 2011 सेंसस के हिसाब से? ये आपका होमवर्क है, होमवर्क फॉर द डे है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड? मतलब इन कंट्रीज में से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट कौन है? तुम हैरान होगे सुन के, बट चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये मान्यता देता कौन है, ये एस्टिमेट लगाता कौन है? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फोस्तात, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस, FAOSTAT,
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस, ये इसका आंसर है। और चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। एग्जैक्टली कितना व्हीट प्रोड्यूस करते हैं वो भी यहां पे बता दिया। डी फॉर दिल्ली इसका बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, चाइना इज राइट आंसर। इन विच ईयर द बैटल ऑफ साराघरी, बेसिकली ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कौन सी ईयर में फॉट करी गई? द राइट आंसर इज 1897 इज द राइट आंसर, लिख लो यार 1897, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही आंसर है। इसके बारे में एक बार पढ़ लो। द फेमस बैटल ऑफ सारागी फॉट ऑन 12 सितंबर 1897। द बैटल टुक प्लेस इन तिरहा विच इज द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। इट वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड अफगान ट्राइब्समैन ऑफ द एरिया। ब्रिटिश किसके बीच में थी ये वॉर? ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के बीच में, समझ आ गई? ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के बीच में थी, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड अफगान ट्राइब्समैन ऑफ एरिया, इन दोनों के बीच में वॉर, इन दोनों के बीच में वॉर प्लेस करी गई थी, वॉर हुई थी, लड़ाई हुई थी। 1897 इज द राइट आंसर, 1897 बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज प्राइमली कंसर्न विद मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम? अब यहां पे आईएमएफ मत बोल देना, कहीं तुम बोलो आईएमएफ इज द राइट आंसर। देखो क्या है, कौन सी बॉडी इसलिए कंसर्न है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है वो मेंटेन रहे, वो करप्ट ना हो, वो बैंकरप्ट ना हो। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमी को, पूरे जितनी भी वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको संभालता है। तो ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है ये मेंटेन रहे, इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बोलना चाह रहे हैं कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम मेंटेन रहे। इसका राइट आंसर क्या होगा? फातफ इज द राइट आंसर। आदित्य गुप्ता का राइट आंसर बिल्कुल सही है, फातफ बिल्कुल सही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सी फॉर कैलकाटा दी है। फातफ की फुल फॉर्म समझ लो क्या है? फातफ की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इट्स एन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। It's an intergovernmental club set up in 1989 में फातफ इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये फातफ क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दोबारा समझ लो, फातफ क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये 1989 में एस्टैब्लिश किया गया इन द एंडेवर ऑफ G7। G7 ग्रुप ऑफ नेशंस होते हैं, समझ आना चाहिए तुम्हें, और आपको पता होना चाहिए ये नेशंस में कौन आता है। G11, G9, G7, G7, G9, G11, G5, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ नेशंस है, बढ़ते चले जा रहे हैं। जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ नेशंस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो G7 के वक्त ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनी थी, ये इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को देखभाल करती है। राइट आंसर इज FATF इज द राइट आंसर। FATF बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDI? FDI की फुल फॉर्म क्या है? FDI की फिजिकल डायरेक्ट इनपुट, फिजिकल डायरेक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज राइट आंसर। FDI मतलब बाहर की देश का पैसा तुम्हारे अंदर आ रहा है, और FDI यहाँ पे कंपनीज के लिए यूज होता है। जैसे तुम्हारा एक स्टार्टअप है और तुमने सिंगापुर से फंडिंग उठाई, सिंगापुर के इन्वेस्टर्स ने तुम्हारे स्टार्टअप में फंडिंग करी, या सिंगापुर की गवर्नमेंट ने तुम्हारे स्टार्टअप में फंडिंग करी, तो वो FDI का पार्ट है। क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनीज में आ रही है। बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आगे आ जाए। Which among the following was the last नवाब of अवध? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं बार हिस्ट्री में पूछा जा चुका है। 9 मिनट्स हो गए, 9 क्वेश्चन हमारे डन है। 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है। लास्ट नवाब ऑफ अवध कौन थे? राइट आंसर इज वजद अली खान इज द राइट आंसर। वजीद अली खान इज द राइट आंसर। द लास्ट नवाब ऑफ अवध वाज वजीद अली खान। ही वाज द 11th एंड द लास्ट किंग ऑफ अवध एंड हेल्ड हिज टाइटल फॉर ओनली 9 years फ्रॉम 1847 टू 1856। ही वाज द 11th। तो नवाब ऑफ अवध में कितने टोटल किंग्स थे? 11 थे, एंड 11th और 11th ही लास्ट था। कौन थे? वजीद अली शाह इज द राइट आंसर। सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है, वजीद अली शाह इज द राइट आंसर। रजत हैज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, मतलब दूर की चीजें नहीं दिख रही, पास के ऑब्जेक्ट्स तो आराम से दिख रहे हैं, दूर की चीजें नहीं दिख रही, दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख पा रहे। समझ पा रहे हो? पास के ऑब्जेक्ट्स तो दिख रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख पा रहे। तो फार साइटेडनेस को क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस को मतलब दूर की चीजें नहीं दिख पा रही, हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं इसको। What type of lens will the ophthalmologist? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो होता है जो तुम्हारे आंख का विजन देखता है, जो तुम्हारा नंबर चेक करता है। बेसिकली ऑप्टिशियन बोल सकते हो। ऑप्टिशियन तो खैर हो गया जो चश्मा बेचता है, जो तुम्हारी आंख से डील करता है, स्पेशलाइजेशन आईज में तुम्हारी रखता है, तुम्हारी आंख ठीक है, तुम देख पा रहे हो, ब्लाइंडनेस तो नहीं आ रही, और ऐसे जैसे हाइपरमेट्रोपिया तो नहीं हो रहा, तो उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जिसके बाद डॉक्टर के पास तुम चेकअप के लिए भी जाते हो, सर मेरी आंख में प्रॉब्लम हो रही है, पानी ज्यादा आ रहा है, पानी नहीं आ रहा, पेन हो रहा है। ठीक है जी, तो जब आप एक डॉक्टर के पास जाओगे जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, वो आपको क्या रिकमेंड करेगा?
हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट करने के लिए क्या कौन से लेंस रिकमेंड करेगा? द राइट आंसर इज कॉन्वेक्स इज द राइट आंसर। कॉन्वेक्स इज एब्सोल्युटली राइट। प्यारे प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स बिल्कुल सही है। यहाँ पे सी आंसर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डी आंसर होना चाहिए। रेक्टिफाइड, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया एट कैन नॉट, इसमें क्या होता है? डिस्टेंस एंटिटीज एब्सोल्युटली दिखती हैं बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। सॉरी मेरी गलती है, डिस्टेंस नहीं देख सकता, पार जो आसपास चीजें हैं वो देख सकता है। हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट एंटिटीज एब्सोल्युटली, मतलब दूर की चीजें अच्छे से आप देख सकते हो, पास की चीजें आपको नहीं दिखती। क्या बोल रहे हैं? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखने में प्रॉब्लम होती है, दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स आराम से दिख जाते हैं, नियर के ऑब्जेक्ट्स देखने में प्रॉब्लम होती है। इसको फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। सच अ पर्सन हैज टू कीप रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज, मतलब बेसिकली यहाँ तक नहीं आप पढ़ सकते, थोड़ा दूर पढ़ना पड़ेगा फॉर सेटिस्फाइंग रीडिंग। दिस डेफिशिएंसी कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स, बाय यूटिलाइजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर रीजनेबल पावर। तो कॉन्वेक्स लेंस इसमें यूज होता है। अगर आप पास का नहीं देख पाते, दूर का देख पाते हो, कॉन्वेक्स यूज होता है। अगर आप पास का देख पाते हो, दूर का नहीं देख पाते तो कॉनकेव यूज होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए कॉन्वेक्स इज द राइट आंसर। और इसको बोलते हैं कि आप दूर के ऑब्जेक्ट्स देख पाते हो हाइपरमेट्रोपिया को, बट पास के ऑब्जेक्ट्स ढंग से नहीं देख पाते। तो डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आ जाओ। नेम द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया बिल्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बताओ भाई। वेरी गुड कैरी मिनाटी, ह्यूमन आई चैप्टर में था, दैट इज गुड। नेम द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया बिल्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी। द राइट आंसर इज कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट इसका राइट आंसर है और अभी भी एग्जिस्ट करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। इट इज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट, मतलब अभी भी चलता है, इसको बंद नहीं किया गया, इसको रद्द नहीं किया गया, इट स्टिल ऑपरेट्स। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अब आता है, क्योंकि अब तो यार ब्रिटिश चले गए ना, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है। कोलकाता पोर्ट is the oldest operating port in India built by the British East India Company. The official name of Kolkata port is Swama Prasad Mukherjee Port Trust. स्वामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। इंपॉर्टेंट है, लर्न करना, ये अच्छा क्वेश्चन था। कोलकाता पोर्ट इज द राइट आंसर। आगे आ जाए, चलो। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास 8th 9th 10th में अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर्स होगी या 7th में कंप्यूटर्स होगी, उसका क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज चार्ल्स बाबेज। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज को बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, एलन ट्यूरिंग इज कंसिडर्ड बाय मेनी टू द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस एज ही फॉर्म द कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिथम एंड कंप्यूटेशंस विद वन ऑफ हिज इन्वेंशंस। इसका आंसर चार्ल्स बाबेज है। और एलन ट्यूरिंग को क्या बोलते हैं? एलन ट्यूरिंग को बोलते हैं मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का फादर है वो। मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का फादर एलन ट्यूरिंग है, और मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कौन है? चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज इज द राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? मतलब इसको एक हार्डवेयर की तरह तुम कंप्यूटर्स में अटैच नहीं कर सकते। उसका राइट आंसर है इट इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। राइट आंसर इज प्लॉटर इज द राइट आंसर। देखते हैं एक बार। प्लॉटर इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर मच लाइक अ प्रिंटर दैट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। जैसे प्रिंटर नहीं होता, प्रिंट निकालता है, कलर्ड प्रिंट, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट, सिमिलरली प्लॉटर भी कुछ इस तरह से निकालता है। वो क्या निकालता है? वेक्टर ग्राफिक्स निकालता है। इट इज एन आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। समझ लो, यहां पे समझ लो, जो प्लॉटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, और ये तीनों, ये आपके पास मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकग्निशन, MICR, OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन या बार कोड रीडर, ये इनपुट डिवाइस है। ये इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट देते हैं किसको? ये इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। बट जो प्लॉटर है वो आउटपुट देता है, फाइनल रिजल्ट देता है। यस और नो? आउटपुट देता है या फाइनल रिजल्ट देता है, तो प्लॉटर इज द राइट आंसर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब इनपुट डिवाइस है। आगे आ जाए, चलो। द लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट प्रेजेंट इस समय कौन है? मॉलस्क इज द राइट आंसर। मॉलस्क इज द राइट आंसर। इसको एक बार पढ़ लेना, बायो का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मॉलस्क इन्वर्टिब्रेट सबसे लार्जेस्ट अभी तक जो एग्जिस्ट करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेल डिवीजन से। अमीबा के बारे में तुमने पढ़ा होगा, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो मेट नहीं करते, वो डिवाइड करते हैं अपने सेल्स टू रिप्रोड्यूस मोर। तो सेल डिवीजन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेल डिवीजन से। ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है जी। आगे आ जाए। इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सेल डिवीजन इन विच अ सिंगल पेरेंट सेल्स डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स। सेल डिवीजन यूजुअली अकर्स एज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सेल साइकिल। बेसिकली इसको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, जब सेल आप डिवाइड करते हो। एक बहुत बड़ा पेरेंट सेल स्मॉल 1 2 या 2 से ज्यादा स्मॉलर डॉटर सेल्स में जब बिखर जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन होता है यूनिसेलुलर सेल्स में। यूनिसेलुलर सेल्स में क्या होता है? सेल डिवीजन। ठीक है, आगे आ जाए।
ग्रैमी अवार्ड किसको मिलता है? ग्रैमी अवार्ड, एक हिंट मैं तुम्हें देता हूँ, रैपस्टर्स को मिलता है। बहुत सारे, केड्रिक लमार्क हो गया, ड्रेक हो गया, इन सबको ग्रैमीज मिल रखे हैं। जस्टिन बीबर को ग्रैमी अवार्ड मिल रखा है, एडेल को ग्रैमी अवार्ड मिल रखा है। तो ये सब क्या है? ये सब म्यूजिशियंस हैं। तो ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे, म्यूजिक बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। इन आर कंट्री वन महोत्सव डे सेलिब्रेटेड ऑन। अच्छा, वन महोत्सव मतलब उस दिन सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे देश के अंदर कितने सारे पेड़ पौधे हैं, ट्रीज है, और कितने सारे ग्रीनरी है। तो वन महोत्सव, वन का यहाँ पे मतलब है फॉरेस्ट, महोत्सव मतलब इट्स अ बिग सेलिब्रेशन, इट्स अ वेरी वेरी बिग सेलिब्रेशन। वन महोत्सव मतलब फॉरेस्ट की सेलिब्रेशन हो रही है, ट्रीज की सेलिब्रेशन हो रही है। 1 जुलाई इज द राइट आंसर। बहुत बार तुमने सुना होगा, यहाँ पे तो जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो करंटली सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो काफी बार इसको सेलिब्रेट करती है। ऐसे ऐसे मोमेंट्स को वो सेलिब्रेट करती है, क्योंकि नेचर को भी निहारना एक कला है, उसका भी सेलिब्रेशन होना चाहिए। राइट आंसर इज वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई। इट इज एन एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल इन इंडिया सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। दिस मूवमेंट वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 1950 बाय इंडियाज देन यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर डॉक्टर के.एम. मुंशी। मतलब बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ये सुनो, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो राइट आंसर 17 का क्या होना चाहिए? 1 जुलाई को सेलिब्रेट होता है क्या? वन महोत्सव। राइट आंसर इज 1 जुलाई। आगे आ जाए। द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु अंडरटूक अ स्पेस जर्नी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्पना चावला, कई बार सुना होगा। शी डाइड व्हाइल कमिंग बैक ऑन अर्थ। तो कल्पना चावला इज द राइट आंसर। कल्पना चावला बिल्कुल सही है। इनके बारे में थोड़ी हिस्ट्री आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगी। जितने भी आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे आप जैसे ही डाउनलोड करोगे ना, लर्न करो एप्लीकेशन, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। इसका कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। लर्न करो एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, वहां पे स्टोर सेक्शन में जाना। स्टोर सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, वहां देखना फ्री बैच। फ्री बैच के अंदर आपके पास, स्टोर सेक्शन में फ्री बैच के अंदर आपके पास जितने भी पीडीएफ्स हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे विद सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो लर्न करो एप्लीकेशन से, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। Which commission was appointed by the center government to examine issues related to center state relations? बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है। कमीशन मतलब ना कमिटी बैठती है, एक पैनलिस्ट बैठते हैं और एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम कहां आ रही है। टू एग्जामिन इश्यूज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस में प्रॉब्लम कहां आ रही है उसके बारे में डिस्कस ये करते हैं। तो मंडल कमीशन, ये मंडल कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना यार इसको। मंडल कमेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार इसके बारे में रिसर्च करना। सरकारिया कमीशन, नानावती कमीशन या कोठारी कमीशन? राइट आंसर इज सरकारिया कमीशन इज द राइट आंसर। सरकारिया कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1983 टू एग्जामिन इश्यूज रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशंस। 1983 में सेंटर स्टेट मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या ड्यूटीज स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आनी चाहिए, एंड सो ऑन। तो कौन सी कमिटी थी? सरकारिया कमिटी इज द राइट आंसर। ठीक है, सरकारिया कमीशन इज द राइट आंसर। हाउ मेनी टाइज आर देयर इन द, हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन द पंचायती राज स्ट्रक्चर? पंचायती राज में ना स्ट्रक्चर होते हैं, तो 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक बार बता देता हूं कौन कौन से हैं। 3 इज द राइट आंसर। एक तो होता है ग्राम पंचायत, एक होता है जिला पंचायत, और एक होता है पंचायत समिति। 3 टीयर्स का यहाँ पे मतलब है 3 लेवल्स। 3 टीयर्स का यहाँ पे मतलब है 3 लेवल्स, 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे वो नहीं होता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिमिलरली यहाँ पे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या पंचायत समिति, ये 3 टीयर्स होते हैं। एक स्ट्रक्चर बना रखा है ताकि लेवल बाय लेवल जस्टिस हो सके, लेवल बाय लेवल हियरिंग हो सके, जो भी इश्यूज हैं पूरे विलेजेस के, तो वो ढंग से केटर करने के लिए इनको एक स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे नहीं कि पंचायती राज में बहुत लिमिटेड लोग हैं तो बस एक ही स्ट्रक्चर बना दो कि भाई ग्राम पंचायत से काम चल जाएगा। ग्राम पंचायत अलग है, जिला परिषद का अलग रोल होगा, पंचायत समिति का अलग रोल होगा। ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होती है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होती है, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी है जिला परिषद, उससे छोटी है पंचायत समिति, उससे छोटी है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होती है, पंचायत समिति ब्लॉक, बहुत सारे विलेजेस का एक ब्लॉक बनता है, और बहुत सारे ब्लॉक्स का एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टू न्यूट्रलाइज टू सॉइल, मतलब यहां पे टू का मतलब है एक्सेस एसिडिक सॉइल। एक तो होता है एसिडिक सॉइल, अगर ज्यादा एसिडिक हो जाए वो सॉइल तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है? जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर है बोथ क्विक एंड स्लेक्ड लाइम विल हेल्प। आप क्विक एंड स्लेक्ड लाइम दोनों से ये जो एसिडिक सॉइल है इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। राइट आंसर है सी फॉर कैलकाटा। 22 क्वेश्चन पे आ जाए भाई, 22 क्वेश्चन पे जल्दी आ जाए। देखो जी, सपोज द सॉइल इज टू एसिडिक एंड टू मॉडिफाई सॉइल्स पीएच लेवल उसका अगर हमें मॉडिफाई करना है या उसको सेटिस्फाई करना है, बोल सकते हो हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो लेस एसिडिक बनाने के लिए हमें फास्ट और स्लेक्ड लाइम की जरूरत पड़ेगी। ऑल्सो लर्न द लाइमिंग ऑफ द सॉइल। ठीक है जी, आगे आ जाए, इसका आंसर बताओ भाई जल्दी से।
ये पूछना चाह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लीडिंग टू एयर पोल्यूशन, कौन सा फ्यूल बनाता है, सीएफएल लैम्प, ऑटोमोबाइल बैटरी, पॉलीमर या डीजल इंजन, क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ भाई आंसर क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो जी, वेरी गुड, सी सी सी। डी, कुछ लोग बोल रहे हैं डी, वेरी गुड। डी वाले यार जितने भी बोल रहे हैं ना, डी वाले जितने भी बोल रहे हैं सारे सही हैं जी, डी वाले जितने भी बोल रहे हैं सारे सही हैं। डीजल इंजन इज द राइट आंसर, डीजल इंजन इज एब्सोल्युटली राइट, डीजल इंजन इज एब्सोल्युटली राइट। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डीजल इंजन बनाता है, डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही आंसर है जी। डीजल मोटर्स डोनेट टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, बेसिकली डीजल मोटर्स मतलब जो डीजल से चलती है ना मोटर्स, वो क्या करती हैं, वो एनवायरमेंट को पोल्यूट करती है बाय एग्जॉस्ट एमिशंस, इट इज लायबल फॉर सेवरल फिटनेस ट्रबल्स। इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोकार्बन, पर्टिकुलेट मैटर पीएम निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पीएम पर्टिकुलेट मैटर निकलता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है किससे, डीजल मोटर से, डीजल मोटर कार से, डीजल मोटर व्हीकल से। तो डीजल इंजन जितने भी होते हैं वो ये सब चीजें एमिट करते हैं, और एमिशन से क्या होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है, एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो इसमें राइट आंसर आना चाहिए नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन निकालता है, डीजल इंजन से निकलता है भाई, डीजल इंजन से कॉज होता है। कैलिब्रे इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ये वो कैलिबर क्षमता वाला कैलिबर नहीं है, कैलिब्रे इज रिलेटेड टू शूटिंग, ए फ्रॉम द शूटिंग इज राइट आंसर। द टर्म कैलिब्रे मीन शूटिंग एंड यूजुअली रेफर्स टू द इनसाइड डायमीटर ऑफ द वेपन। जो शूटिंग का राइफल नहीं होता, इनसाइड डायमीटर होता है वेपन का, उसको क्या बोलते हैं, कैलिब्रे। इन स्मॉल आर्म्स कैलिब्रे रेफर्स टू इनसाइड डायमीटर ऑफ द बैरल ऑफ अ बुलेट, जो बुलेट आप शूट कर रहे हो तो जिससे उसके अंदर के सराउंडिंग या डायमीटर को क्या बोलते हैं, कैलिबर बोलते हैं। राइट आंसर इज कैलिब्रे इज रिलेटेड टू शूटिंग इज द राइट आंसर। शूटिंग बिल्कुल सही है भाई सबका। हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स, ये मैं करवा चुका हूं, एडवर्ड जेनर इज द राइट आंसर। वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स, वैक्सीनेशन फॉर चिकन पॉक्स पता होना चाहिए। और ये जितने भी वैक्सीन होती है ये किसने इन्वेंट करी, पोलियो ओरल फॉर्म में किसने इन्वेंट करी, ये सब आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर इज 24 का सी फॉर कैलकाटा, एडवर्ड जेनर इन 1796। वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स इन्होंने आजाद करी थी, वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स इन्होंने इन्वेंट करी थी किसने, एडवर्ड जेनर ने 1796 के अंदर। ठीक है जी, आगे मूव ऑन करें। Which city in India is world renowned for one of the most traditional embroidery styles? चिकनकारी, चिकनकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने मम्मी को बोलते हुए सुना होगा चिकनकारी स्टाइल करवाया मैंने। एम्ब्रॉयडरी का एक स्टाइल होता है, एम्ब्रॉयडरी किसके ऊपर होती है, साड़ी के ऊपर होती है, सूट के ऊपर होती है। देखो 25 मिनट्स में 25 क्वेश्चन इजीली डुएबल है, मैंने तुम्हें प्रूफ करके दिखा दिया, इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, डुएबल क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। चलो आगे चलो। कौन सी सिटी, अच्छा कौन सी सिटी इज रिनाउंड फॉर दिस, क्या चिकनकारी किसके लिए रिनाउंड है, चिकनकारी किसके लिए रिनाउंड है, मतलब कौन सी सिटी के लिए रिनाउंड है चिकनकारी। राइट आंसर इज लखनऊ इज द राइट आंसर। द सिटी ऑफ लखनऊ इज फेमस फॉर चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी स्टाइल, इट इज वेरी इंट्रिकेट एंड डेलिकेट thread work done on the muslin cloth originally. Nowadays the work is being used to decorate a whole variety of fabric. चिकनकारी वर्क जो होता है लखनऊ फेमस है यार, लखनऊ चिकनकारी के लिए काफी फेमस है, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे आ जाए चलो। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया। देखो 25 यहां पे हमने क्या करे, जीके क्वेश्चंस करे, 25 बढ़िया क्वेश्चन थे, ये भी इजी क्वेश्चन होंगे, आपके मजे आएंगे। बताओ भी इसका आंसर क्या होगा। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 4000 कैन इन 18 मंथ्स एट 12% इंटरेस्ट रेट। बहुत बढ़िया। इसमें देखो टाइम क्या हुआ, टाइम 1.5 ईयर्स मान लेते हैं। हमें निकालना क्या, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ये हो गया P, ये टाइम हो गया 1.5, क्योंकि 18 महीने मतलब 18 महीने को अगर तुम कन्वर्ट करोगे ईयर्स में तो 18 डिवाइड बाय 12 करोगे, 18 डिवाइड बाय 12 कितना होता है 1.5। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। बस जल्दी से आंसर निकाल दो इसका, जल्दी से आंसर कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा तुम्हारा कि भाई 4000 PRT अपॉन 100, रेट क्या है PRT, टाइम क्या अपॉन 100, ये आएगा क्या आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। सिंपल इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, 100 से 100 गया, 40 इंटू 12 480, ये गया 10 यहाँ गया तो 0 से 0 गया, 12 हो जा 48, 48 इंटू 15, 48 इंटू 15, 48 इंटू 15 कितना हो गया भाई, 600 से तो ज्यादा होगा, 600, 15 8 5 जा 15 8 जा कितना होता है भाई, 15 4 जा 60 होता है, तो 120 होगा, तो ये 0 आ जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा,
15 4 जा 60, 60 और 720 इज राइट आंसर। सी फॉर कैलकाटा 720 बिल्कुल सही है, 720 बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया। आंसर आंसर सबका 720 आना चाहिए, इसमें 720 सबका आंसर आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राइट आंसर है 720, राजीव यू आर एब्सोल्युटली राइट, 720 बिल्कुल सही आंसर है। आगे आ जाओ, द रिमाइंडर, रिमाइंडर का अच्छा क्वेश्चन है। रिमाइंडर व्हेन 3 की बार 21 इज डिवाइडेड बाय 5, ध्यान से समझना 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, तुम्हें बस ये पता करना है ये एंड किससे हो रहा है। 3 की बार 21 का यूनिट डिजिट क्या है, बस इतना पता कर लो, तुम्हें रिमाइंडर मिल जाएगा व्हेन 3 की बार 21 इज डिवाइडेड बाय 5। देखो 3 की बार 1 क्या होता है, 3 की बार 1 होता है 3, 3 की बार स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 3 की बार क्यूब कौन से यूनिट डिजिट से एंड होता है 7 से एंड होता है, 3 की बार 4 कौन से यूनिट डिजिट से एंड होता है 1 से, फिर साइक्लिसिटी दोबारा, फिर 3 9 7 1, जैसे 3 की बार 5 इससे एंड होगा, 3 की बार 6, 3 की बार 7, 3 की बार 8 इससे एंड होगा, तो 3 की बार 21 किससे एंड होगा, 3 की बार 21 एंड करने के लिए डिवाइड बाय 4 किया करो, 21 को रिमाइंडर कितना है 1, तो 3 की पावर 21, 3 की पावर 1 जैसे 3 से एंड हो रहा है ना, वैसे 3 की पावर 21 भी 3 से ही एंड होगा, 3 डिवाइडेड बाय 5। अब ध्यान से समझो 3 डिवाइड बाय 5 मतलब रिमाइंडर 3 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 3, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 3 इज द राइट आंसर, रिमाइंडर आना चाहिए 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि लास्ट की डिजिट जब 3 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कुछ इस प्रकार से फिगर आएगी 1 2 3 1 3, तो बेसिकली लास्ट में जो 3 आ गई तो 3 बची है ना। रिमाइंडर का मतलब यह है जब भी तुम किसी चीज का रिमाइंडर निकाल रहे हो, इसका मतलब यह है कि यूनिट डिजिट में जो ही आएगा वो रिमाइंडर होगा, चाहे तुम यहां को डिवाइड बाय 10 कर लेते, द रिमाइंडर व्हेन 3 की बार 21 इज डिवाइडेड बाय 10, तब भी रिमाइंडर क्या आता 3, द रिमाइंडर व्हेन 3 की बार 21 इज डिवाइडेड बाय 5, तब भी रिमाइंडर क्या आता 3, क्योंकि यूनिट डिजिट 3 की पावर 21 इज 3, 3 की पावर 21 का यूनिट डिजिट इज 3, hence when 3 की पावर 21 is divided by 5 the remainder will be 3, 3 की पावर 21 when divided by 10 then also the remainder will be 3, तो 27 3 फॉर कैलकाटा, देखो सी फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर। आगे आ जाए, इन्होंने भी कुछ इस प्रकार से लंबे लंबे मेथड करे हुए हैं, मैंने तुम्हें शॉर्टकट मेथड बता दिया, ये बिल्कुल सही है जी। आगे आ जाए, द मार्क प्राइस क्या बोल रहे हैं, ओके 28th the MP of a piano was 15,000. At the time of sale, there was successive discount of 20, 10 and 10 respectively on it. The sale price was what? पहले तो भाई 15,000 के ऊपर पहले 20% डिस्काउंट निकाल लो, कितना आ गया 0.8, फिर इसके ऊपर 10% निकाल लो, फिर आ गया 0.9, फिर इसके ऊपर 10%, फिर 0.9, ये अल्टीमेटली तुम्हारा एसपी निकल के आ जाएगा। ये देखो 0 0 0 कया खट खट खट, कितना आ गया 120, 15 इंटू 8 120 इंटू 9 9 जा 81, कितना आ गया 60 जा 60 आएगा, क्योंकि नहीं 20 आएगा, 20 कहाँ है 9720, 120 इंटू 81 9720 इज द राइट आंसर, 9720 ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्या मैंने किया भाई 15,000 के ऊपर पहले 20% का डिस्काउंट आएगा तो 0.8 नहीं लिखूंगा मैं उसको, ठीक है जी, क्या लिखूंगा 0.8, 0.8 लिखूंगा, देखो पहले मैंने लिखा 0.8, फिर 10% का डिस्काउंट है फिर 0.9, फिर दोबारा 10% का डिस्काउंट है फिर आएगा 0.9, तो कितना आ गया टोटल एसपी, कितना आ गया 120 माइनस 120 इंटू 81 कितना आएगा 9720 इज एब्सोल्युटली राइट। सेम क्वेश्चन उन्होंने किया, बस थोड़े लंबे मेथड से किया, इनको भूल जाओ, जो मैं करा रहा हूं बिल्कुल सही करवा रहा हूं। द नंबर्स आर इन द रेशियो, इतना भाई 3 नंबर्स हैं 3:4:5 की रेशियो में, ठीक है 3:4:5, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, लेट द 3 नंबर्स बी, सबसे पहला assumption क्या होगा इसमें, लेट द 3 नंबर्स बी 3x 4x 5x, ठीक है। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, अब मैं इसकी इक्वेशन बनाने जा रहा हूं, अब मैं क्या बनाने जा रहा हूं इसकी इक्वेशन, देखो द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट का मतलब ये है 5x plus 3x, the sum of the largest and the smallest is equal to the sum of the second and 52 is equal to sum of second 4x plus 52, तो 8x is equal to 4x plus 52, इसका मतलब 4x यहाँ पे 4x जाके माइनस 4x हो जाएगा, 4x is equal to 52, x की वैल्यू देखो क्या आ गई 52 होगा, ये 4x is equal to ये कितना होगा 52, 4x is equal to 52, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 1 4 4 13 x की वैल्यू आ गई, स्मॉलेस्ट नंबर 13 3x है, तो 13 इंटू 3 कितना आ गया 39 इज राइट आंसर, 29 सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है,
सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है भाई, 29 का आंसर आ गया, आगे आ जाओ। अ बोट गोज अ सर्टेन डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर, कम्स बैक द सेम डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लो, 2 इंटू, इस केस में जब सेम डिस्टेंस, जाने में भी उतना ही डिस्टेंस खर्च कर रहा है, जाने में भी उतना ही डिस्टेंस जा रहा है, आने में भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। इसका मतलब यह है, अगर डिस्टेंस सेम है, ध्यान समझना, इफ डिस्टेंस इज सेम, अगर क्या है, डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है, चलो डिस्टेंस अगर सेम है, देखो जाते वक्त एक सर्टेन डिस्टेंस उसने 30 किलोमीटर पर आवर पे कवर किया, वही सेम डिस्टेंस वापस आने वक्त 60 किलोमीटर आवर पे कवर किया, तो ये बोल सकते हैं, एक जेनरिक फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइड बाय S1 प्लस S2। ठीक है, तो मतलब S1 क्या है 30, तो इसको एक बार सॉल्व करना शुरू करते हो, S1 है 30, S2 है 60, S1 प्लस S2 कितना हो गया 90, बस सॉल्व कर लो, 3 3 जा 3 2 जा 0 जा 2 2 जा 40, 40 इज द राइट आंसर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इज इक्वल टू दिस 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। राइट आंसर इज 40 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, 40 बिल्कुल सही है, सेम लॉजिक लगाया मैंने भी यहाँ पे। चलो क्या बोलना चाह रहे हैं, 84 मैथ्स बुक्स, 90 फिजिकल बुक्स या फिजिक्स बुक्स एंड 120 केमिस्ट्री बुक्स हैव टू बी स्टैग्ड टॉपिक वाइज, हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन ईच स्टैक सो दैट ईच स्टैक विल हैव द सेम हाइट टू। हर एक स्टैक की सेम हाइट होने का मतलब ये है भाई, ये जो 84 मैथ्स बुक है, 90 फिजिक्स बुक है और 120 केमिस्ट्री बुक है, इनका अगर मैं HCF ले लूं तो मुझे ये पता लग जाएगा हर एक स्टैक में कितनी बुक आएंगी, हर एक स्टैक में कितनी बुक आएंगी, क्योंकि हर एक स्टैक में सेम बुक्स आनी चाहिए, तभी तो इनकी हाइट सेम होगी। मतलब HCF, ये HCF को क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कब कब तुम्हारा HCF लगेगा, पता होना चाहिए कब आपका LCM लगेगा, बस ये दोनों पता लगने चाहिए नंबर सिस्टम में, तुम्हारे नंबर सिस्टम का काम हो जाएगा। HCF ऑफ कितना आ गया 84 90 120, 84 90 120। देखो यार HCF क्या है, 6 इज द HCF भाई, एक ऐसा फैक्टर जो सबको डिवाइड करता और हाईएस्ट हो। भाई 21 तो सबको डिवाइड नहीं करता, 21 इसको डिवाइड नहीं करता, इसको भी डिवाइड नहीं करता, सिर्फ 84 को डिवाइड करता है, 18 भी डिवाइड नहीं करता, 12 भी डिवाइड नहीं करता, 6 डिवाइड करता है सिर्फ। इसका एक और लॉजिक होता है, लॉजिक क्या है ये देखो, इसका एक और लॉजिक होता है, 84 के फैक्टर्स कर लो, 84 के फैक्टर्स कर लिए, 90 के फैक्टर्स कर लिए, 120 के फैक्टर्स कर लिए। अब कॉमन क्या है, देखो 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3। अब बोलोगे सर इसमें भी तो ये 2 कॉमन है, बट इसमें तो नहीं है 2, इसमें है। अब बोलोगे सर ये 7 बस और कहीं नहीं है, ये 5 इन दोनों में तो है बट इसमें नहीं है, इसमें मिसिंग है, तो ये 5 नहीं ले सकते, समझ रहे हो। तो 2 इंटू 3 HCF क्या आ गया, 6 इज द राइट आंसर। HCF इज 6 इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, A can do a piece of work in 4 days, B can do the same work in 12 days. Let total work is equal to 12. A की efficiency कितनी आ गई 3, B की efficiency की आ गई 1. In how many days will they finish the work together if they both work together? 3 plus 1 4 divided by 12, 4 3 is 12, 3 is the right answer. ये तो इतना लड्डू क्वेश्चन था, मैं नहीं करवा रहा भाई इसको, ये तो डायरेक्टली आ गया। मैं बताता हूँ क्यों भाई, ए ने 4 दिन में किया, बी ने 12 दिन में किया, टोटल वर्क LCM, लेट टोटल वर्क बी LCM ऑफ बोथ द डेज। एक डे क्या था 4, एक डे क्या था 12, 4 और 12 का LCM क्या होता है, 4 और 12 का LCM क्या होता है 12 होता है ना, तो टोटल वर्क जब 12 है, ए की एफिशिएंसी कैसे आएगी, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज टेकन, तो 12 डिवाइड बाय 4, ए की एफिशिएंसी आ गई 3, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1, 12 बाय 12 1, बस दोनों की एफिशिएंसी मिला के 4 आएगा, दोनों को साथ में काम करना है, तो 12 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 3 डेज में काम हो जाएगा, 3 डेज में काम हो जाएगा। ये जो कर रहे हैं इसको भूल जाओ, ये जो मेथड है ये बिल्कुल रट्टू तोटा मेथड है, इस मेथड को कभी कोई नहीं करेगा, फंस जाओगे। 3 डेज इज एब्सोल्युटली राइट, इजी क्वेश्चन था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझाता हूं ये कैसे होगा। सॉरी, ये देखो, ए कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। देखो अगर मैं 1/4 ऑफ द वर्क 10 डेज में करता हूं, तो एक पूरा वर्क कितने डेज में करूंगा, 40 डे में करूंगा। ये यूनिटरी मेथड है, आई डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 डेज, तो 1 वर्क कितना करूंगा, 1 वर्क इज इक्वल टू 4, वहां चला जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, मैं तुम्हें बोलता हूं मैं 100 आइसक्रीम लेके आया, सॉरी मैं तुम्हें बोलता हूं मैं 40 आइसक्रीम लेके आया, मैं 10 आइसक्रीम एक दिन में खा लेता हूं, 10 आइसक्रीम एक दिन में खा लेता हूं, मतलब 10 आइसक्रीम, टोटल आइसक्रीम 4 है, तो मतलब मैंने 1/4 ऑफ द वर्क किया,
खानी मेरे को 40 आइसक्रीम है, बट मैं एक दिन में सिर्फ 10 आइसक्रीम खा पाता हूं, तो 1/4 ऑफ द वर्क इज डन इन 1 डे। तो मैं 40 आइसक्रीम कब खाऊंगा? इन शॉर्ट मैं पूरा वर्क कब खत्म करूंगा? मुझे 10 आइसक्रीम खाने में या 1/4 वर्क करने में एक दिन लग रहा है, तो 4 या 1/4 1/4 1/4 ऐसे करते करते मैं पूरी आइसक्रीम 40 से 40 खा लूंगा, तो मेरे को कितने दिन लगेंगे? 4। सिमिलरली 1/4 ऑफ द वर्क कैन बी डन इन 10 डेज, तो 1 वर्क 40 डे में होगा या नहीं होगा? सिमिलरली बी कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 20, तो एक वर्क 20 इंटू 3, बी कितने दिन में करेगा? 60 डेज में करेगा, नहीं करेगा? यस और नो? इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर? भाई एक दिन ये दोनों कहते हैं भाई हम तो सारा काम एक साथ करेंगे। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बोथ ए एंड बी, तो कितने दिन में करेंगे? देखो क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ, देखो क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ। ए इन 40 डेज, बी इन 60 डेज, ए इन 40 डेज, बी इन 60 डेज। बस अब आंसर निकल जाएगा। लेट द एलसीएम बी 120। क्या आएगा? लेट द एलसीएम बी 120। और फिर ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। 3 + 2 कितना होता है? 5। तो 5 2 ज़ा 10 4 ज़ा 24 इज द राइट आंसर। ऐसे करने से एलसीएम मेथड में तुम्हें ज्यादा आसानी होगी। 24 इज एब्सोल्युटली राइट। 24 जिस बच्चे का आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। देखो ये मेथड बिल्कुल रट्टू मेथड है, कोई भी इस मेथड से नहीं करेगा, फंस जाओगे इन फ्यूचर। राइट आंसर वही है जो एलसीएम मेथड, टोटल वर्क लो, फिर एफिशिएंसी निकालो, फिर टोटल वर्क डिवाइडेड बाय कैलकुलेशन एडिंग अप द एफिशिएंसी ऑफ बोथ ए एंड बी, उससे आंसर आएगा। What is the average of all the numbers between 100 and 200? Those are divisible by 13. ये कैच है भाई। ये बताओ सबसे पहला नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 13 बिटवीन 100 एंड 200 कौन सा होगा? 100 से 200 के बीच में सबसे पहला नंबर जो 13 से डिविजिबल है वो कौन होगा? सबसे पहला नंबर जो 13 से डिविजिबल है तो वो होना चाहिए 102। फर्स्ट नंबर को ये मान लेता हूं 102 होगा ना, क्योंकि 13 8 24, 104 होगा। कितना होगा? 104। 104 पहला नंबर है। लास्ट नंबर कौन सा है? लास्ट नंबर कौन सा है? 13 इंटू 20 260 हो गया। 260 13 4 ज़ा 5 ज़ा, तो 13 15 ज़ा। फर्स्ट नंबर ये है, लास्ट नंबर कौन सा है उसको बी मान लेते हैं या उसको एल मान लेते हैं। एल बोलना ज्यादा आसानी है। 100 से 200 के बीच में लास्ट नंबर जो डिवाइड होता है 13 से वो कौन सा होगा? लास्ट नंबर जो डिवाइड होता है 13 से वो कौन सा होगा? ये बताओ। अंकित, यस यू आर राइट, बिल्कुल सही है, आप सबका आंसर सही है। नहीं 100 से 200 के बीच में जो लास्ट नंबर है, बहुत डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। 195, वेरी गुड। वो क्या होगा? 195 होगा। अब 195 का मतलब बताऊं क्या है? ये बोलना चाह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स। तो एक फॉर्मूला लिख लो। अब ये देखो, ये तो एपी में होंगे ना, ये एपी में होंगे। पहले 104, फिर 13 ऐड करके, फिर 13 ऐड करके, ऐसे नंबर चलते जाएंगे, लास्ट नंबर 195 होगा। तो एक फॉर्मूला होता है a + l डिवाइडेड बाय 2, यही तो हमारा एवरेज होगा। हमेशा ये एवरेज आएगा, क्योंकि कितने नंबर होंगे ये, कितने नंबर होंगे इन टोटलिटी? ये इवन नंबर्स होंगे, मतलब जितने भी नंबर्स आएंगे टोटल इवन नंबर्स होंगे। उसमें एक फॉर्मूला लगता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। इन दोनों को ऐड करो, 992 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 149/5, राइट? 149.5 इज द राइट आंसर। डी फॉर डेली, सबका आंसर बिल्कुल सही है। डी फॉर डेली, देखो क्या हुआ, a + l by 2, 104 + 195, 299 डिवाइड बाय 2, 149.5 इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 149 बिल्कुल सही है। द सम ऑफ द सीरीज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। देखो क्या बोल रहा है, 1 + 0.6 क्या होता है? 1 + 0.6 1.6 होता है। सिर्फ इसकी बात करो, 1 + 6 1.6 होता है। अच्छा 0.06 अगर और ऐड कर दो तो 1.66 हो गया। 0.006 और ऐड कर दो तो 0.166 हो गया। देखो क्या हुआ, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। द सम ऑफ, इन दोनों को ऐड करके 1.6 नहीं आएगा। अच्छा अगर मैं 0.06 ऐड कर दूं तो 6 यहां भी आ जाएगा। 0.006 ऐड कर दूं तो 6 यहां भी आ जाएगा। 0.0006 ऐड कर दूं, 0.0006 ऐड कर दूं तो यहां भी आ जाएगा। इन शॉर्ट ये बनेगी स्टेटमेंट 1.666666 टिल इंफिनिटी। ये चलती रहेगी स्टेटमेंट, ये कभी खत्म नहीं होगी। और तुम्हें पता होना चाहिए 1.6666 कितना होता है? ये होता है 4/3, यस और नो? नहीं 4/3 नहीं, ये होता है 7/3 नहीं,
1.66 है ना, 1 2, ये 5/3 होता है। कितना होता है? 5/3। क्यों? 1 2/3 इज द राइट आंसर। कैसे? 5/3 को कैसे लिख सकते हैं? 1.666666। तो यही तो होता है 5/3। इन शॉर्ट 5/3 क्या होता है? 1 2/3 इज द राइट आंसर। 1 2/3 ए इज एब्सोल्युटली राइट। अच्छा क्वेश्चन था, लगता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट 1 2/3 इसका सही आंसर है। 1.666666 चलाते रहो, वो आंसर होगा तुम्हारा। तो 1 2/3 इज एब्सोल्युटली राइट। 35 का ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है जी। देखो 1 6/9, 1 2/3 बिल्कुल सही है जी। इफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अच्छा 4 अल्फाबेट्स का जो सम होगा वो 1 है, ये बोलना चाह रहे हैं। इफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए, मैक्सिमम वैल्यू तब निकलेगी जब हम इस 1 को इन 4 वेरिएबल्स में इक्वली बांट देंगे। मैक्सिमम वैल्यू तब निकलेगी जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी होगी। देखो अगर मैं इन चारों को इक्वल रखूंगा तभी मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाऊंगा। इन शॉर्ट a भी 1/4 होगा, b भी 1/4 होगा, c भी 1/4 होगा और d भी 1/4 होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जब a भी 1/4 है, b भी 1/4 है, c भी 1/4 है, d भी 1/4 है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को जब ऐड मैं कर दूंगा तभी तो मेरे पास 1 आएगा। तो हाँ, ये मैंने इसलिए अज्यूम कर लिया क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये मैंने इसलिए अज्यूम किया बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी इज, अब देखो 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4, ये कितना हो गया? 5/4। 5/4, ये भी 5/4, ये भी 5/4, ये भी 5/4, 1 2 3 4, तो 5/4 की पावर 4। राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। 5/4 की पावर 4 आएगा ना इसका आंसर, तो डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट। आगे आ जाओ। A boy found out the answer for the question. Subtract the sum of 1/4 and 1/5 from unity. Unity का मतलब होता है 1। यूनिटी जहां भी तुम्हें वर्ड दिखे हमेशा यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1। पहले तो इन दोनों का सम करो। 1/4 प्लस 1/5 कितना हो गया भाई? 25 प्लस 4, ये कितना हो गया? 25 प्लस 4, 9/20 हो गया। ये हो गया 9/20। एक्सप्रेस द आंसर इन डेसिमल्स एज 0.45। तो 0.45 को अगर मैं एक्सपैंड कर देता हूं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं ना, ज्यादा आसान होगा। डिवाइड बाय 100, ये कितना आ गया भाई? 5 9 जा, 5 2 जा, 0 जा, 4 5 जा, सॉरी ये तो 9/20 है। इसको पहले मैं यूनिटी से माइनस भी तो करूंगा। पहले मैं इस 9/20 को यूनिटी से माइनस करूंगा तो 1 माइनस 9/20 11/20। ये इसका रिजल्ट आया। फाउंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट। यहां तक इसका आंसर कितना है? 11/20 और यहां पे 9/20 हमारे पास आ गया। द परसेंटेज ऑफ एरर इन द आंसर वाज, अब परसेंटेज ऑफ एरर कितना है इसके आंसर में ये निकालना है। मतलब ये हमारे पास फिगर आई, इस फिगर को इससे कंपेयर करना है। ध्यान समझना, इस फिगर को उससे कंपेयर करना है। इसका मतलब ये है 11/20 आना था, आया क्या? 45/100। 0.45 का मतलब क्या होता है? 45/100 इज इक्वल टू 9/20। कितना एरर है? एरर मतलब ओरिजिनल माइनस फॉल्टी, क्योंकि यार ये आंसर गलत आया ना। 9/20 तो गलत आंसर आया, तो 11/20 माइनस 9/20 2/20, तो फॉल्टी 2/20। परसेंटेज निकालनी है भाई, एरर की परसेंटेज क्या होगी? 2/20, ओरिजिनल क्या है? 11/20, परसेंटेज मतलब इंटू 100। 20 से 20 क्या? 2/11 इंटू 100 इज द राइट आंसर। ये परसेंट में आएगा तो 200/11 परसेंट इज एब्सोल्युटली राइट। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही आंसर है। डी फॉर दिल्ली इसका बिल्कुल सही आंसर है। दी देख लो जी, दोबारा सेम चीज देख लो। राइट आंसर क्या होना चाहिए? 200/11 इज एब्सोल्युटली राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 2/20 को 1/10 लिख दिया, हमारी वही बात है। हमने बस क्या किया था? 2/20 हमने क्या किया था? 2/20 इंटू 11/20, तो 20 से 20 कट गया, इसलिए हमने 2/20 को सॉल्व नहीं किया था। आंसर तब भी डी आएगा। ठीक है जी, चलो होमवर्क क्वेश्चन है। अभी 40 क्वेश्चंस तक हम करते हैं। 60 क्वेश्चन का 60 मिनट्स में जो अटेम्प्ट था उसमें हम चल रहे हैं, क्योंकि 40-45 मिनट में हमारे 40 प्लस क्वेश्चन आराम से इजीली पुल ऑफ हो गए हैं। एक बार इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा एक बार बता देते हैं, ये भी करते हैं। इन द फॉलोइंग ड्रॉन टू स्केल इफ AD इज इक्वल टू DC। देखो ये और ये साइड इक्वल है, DC और BC ये और ये साइड इक्वल है, और BCE 96 है, तो DBC मतलब इस एंगल की बात पूछा है, ये कितना होगा? देखो यार इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। इसको A मान लो तो ये A होगा, ये और नो। इसको A मानेंगे तो ये A होगा। सिमिलरली इसको A मानेंगे तो ये A होगा।
तो ये क्या होगा जल्दी बताओ, ये होगा एक्सटीरियर एंगल का सम, ये होगा a/2, ये होगा a/2। यस और नो? ये देखो, ये a है, ये a है, और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, इन दोनों का सम ही ये होता है, इन दोनों का सम ही ये होता है। तो ये कितना हो गया भाई, a/2, ये भी कितना आ गया, a/2। यस और नो? ठीक है, जब ये a है, ये a है, ये a/2 है, और ये कितना हो गया 180 - 2a, बस 96 प्लस 180 - 2a प्लस a/2 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 180 आएगा ना पूरा, इज इक्वल टू पूरा 180 आएगा। तो 180 से 180 गया, ठीक है, -2a वहां चला जाएगा, 96 इज इक्वल टू 2a माइनस a/2, कितना आ गया 96 इंटू 2 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 4a - a 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 9, 3 2 6, a की वैल्यू आ गई 64, a की वैल्यू 64 है, 64 इज द राइट आंसर। a की वैल्यू तो निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है ना, 64 बिल्कुल सही है, 84 नहीं आएगा 64, a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू 64। भाई इसको a माना, इसको a मान लिया, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये a/2 इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों का सम ही ये होता है, इन दोनों का सम मतलब ये दोनों इक्वल भी हैं, तो 1a/2 प्लस a/2 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू 64 इज द राइट आंसर। डायरेक्टली आया, a इज इक्वल टू 64 इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत लंबा इन्होंने क्वेश्चन कर दिया, इन्होंने जो क्वेश्चन किया ये बहुत लंबा किया है, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं होना, विजुअलाइजेशन से आंसर दोबारा आ जाएगा। चलो, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, one angle of a triangle is equal to half the sum of the other two equal angles, half the sum of if one angle of a triangle is equal to half the sum of other two equal angles। तो other two equal angles मतलब b plus b 2b की बात कर रहा होगा, दूसरा एंगल, दो एंगल इक्वल मान लो, देन द ट्राइंगल इज, तो एक तो इक्वेशन ये आ गई 2a इज इक्वल टू 2b, तो कितना आ गया a इज इक्वल टू b। जब a इज इक्वल टू b है तो ट्राइंगल देखो हमने क्या बनाया था, ए बी बी, और a इज इक्वल टू बी है, तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ये तो इक्वेशन बता रही है कि दिस इज एन इक्विलेटरल फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, ये इक्वेशन बता रही है दिस इज एन इक्विलेटरल फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटर इज द राइट आंसर। चलो, इफ 10.15 का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना प्लस इतना। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे डेसिमल का लगा है 1 मतलब 2 4 6, 6 से पहले डेसिमल लगा है, तो देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन होना चाहिए 1.015, और यहां पे 1 के पहले लगा है तो इसका सोल्यूशन होना चाहिए 101.5। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा 1.015, तो 102.515, 102.515, सी फॉर कैलकुलेटर इज राइट आंसर। समझ आ गए? देखो इन्होंने पहले ही बता दिया 10.15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 103.0225। एक तो ये बता दिया, क्या बताया, 10.15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 103.0225। तो यहां पे बस ये हिंट देने के बाद इतना समझ आ गया, बट डेसिमल में हेराफेरी करनी है। यहां पे 6 प्लेसेस के पहले डेसिमल है, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 3 प्लेसेस के पहले डेसिमल होगा। यहां 2 प्लेसेस के पहले डेसिमल है, तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो यहां पे 1 प्लेस के पहले डेसिमल होगा। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो 102.505 इज राइट आंसर। सी बिल्कुल सही है जी, सी फॉर कैलकुलेटर बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं तुम्हारे पास लेके आया हूं जो 40 प्लस क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 35 क्वेश्चंस और रह गए, नहीं 35 क्वेश्चंस और रह गए, 75 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसको मॉक टेस्ट का पार्ट 1 मान सकते हो, क्योंकि देखो मैंने क्या किया, हमने तो फ्रॉम स्क्रैच 60 क्वेश्चन करने थे रैपिड फायर। कुछ क्वेश्चन हमने लीव भी कर सकते हैं बीच में, हमने लीव नहीं करे, हमने सारे क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करी और सारे क्वेश्चन के आंसर हमारे पास आए हैं। इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा और मैं तुम्हें रेगुलरली एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूं। मेरा पर्सपेक्टिव ये करवाने का आपको ये था कि आपको थोड़ा सा हिंट मिल सके किस प्रकार से आपको रैपिड फायर खेलना है आपके मॉक टेस्ट के अंदर, जनरल टेस्ट के अंदर। जो नेक्स्ट लाइव क्लास है उसके अंदर हम रिमेनिंग क्वेश्चंस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। द रिमेनिंग नोटिफिकेशंस कब कब लाइव क्लास होने वाली है, दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस टेलीग्राम ग्रुप पे। आपके पास सारी नोटिफिकेशन आती है। टेलीग्राम ग्रुप सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले और लर्न करो एप्लीकेशन डाउनलोडेड रखिए। वहां पे फ्री मॉक टेस्ट सीरीज हमने अपलोड कर रखी है, फ्री मॉक्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जितनी भी लाइव क्लासेस यूट्यूब पे हैं उन सबकी यूट्यूब पे जितने भी यार आपकी पीडीएफ है, लाइव क्लासेस की पीडीएफ होती हैं, वो लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप के स्टोर सेक्शन में जाना, वहां पे आपको फ्री बैच के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है जी, आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। सभी स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ जो आज मैंने करवाई है इसके विद सॉल्यूशंस, विद मार्क्ड सॉल्यूशन जो आज हमने करा है वो कहां मिलेगा, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे मिलेगा।
लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए ये एप्लीकेशन बनी हुई है। इसका पार्ट 2 तन्वी वी आर गोइंग टू डू टुमारो इटसेल्फ। इसका पार्ट 2 या तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आज शाम को लेके आ जाऊं, वरना कल हम इसका पार्ट 2 करेंगे जिसमें बाकी के 35 क्वेश्चन कर रहे होंगे। धमाकेदार मॉक टेस्ट आपके पास मैं लेके आया हूं, आपके पास और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे। लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप है, आप जैसे ही डाउनलोड करोगे वहां पे स्टोर सेक्शन में जाना, भाई लर्न करो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, वहां के स्टोर सेक्शन में जाना, वहां पे फ्री बैच में जाना, फ्री बैच के कंटेंट सेक्शन में YouTube फ्री लाइव क्लासेस की सारी पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। कोई भी चिंता ना करे, कोई भी घबराए ना कि यार ये पीडीएफ कहां मेरे को मिलेगी, लर्न करो एप्लीकेशन डाउनलोड करके में से कुछ पैसे तो नहीं चार्ज कर लेंगे, फ्री एप्लीकेशन है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। वहां पे कुछ पेड बैचेस भी आपको दिखेंगे तब जब आप इच्छुक हो, जब आप लगे आपको कि मेरे को मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज डेवलप कर रखी है, आपके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाली है।